सा 2 घंटे, सा 8 घंटे, अगले दिन फिर से सा लगाओ। सब लोग कह रहे थे क्या तुम बुद्धू आदमी हो, तुम इतना अच्छा तुम्हारा रिसर्च करियर है, तुम इतने अच्छे रिसर्च वर्कर हो, ये क्या कर रहे हो। तो हमें तो पता भी नहीं था ये कौन है डागर, ये क्या ध्रुपद क्या चीज़ होती है। पर हम गए उस दिन, वहाँ गए और उस दिन ऐसे लगा मुझे जैसे अंदर गए ऐसे और बाहर आए 1 इंच अबव द ग्राउंड, ऐसे लगा। मुझे अभी तक याद है, जैसे एक फ़ोटो मेमोरी होती है ना कि उनने क्या गाया, कैसे गाया, ब्यूटीफुल। ऐसा क्या मैं बताऊँ, मैं कभी भूल नहीं सकता। इस पिक में कि तो छोटा फॉर्म है, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। एक अंदरूनी आँख जो हमारे पूर्वजों ने समझा और उन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई। क्या सीढ़ियाँ? शास्त्रीय संगीत, हमारा योग, हमारा हस्तशिल्प, ये सारी सीढ़ियाँ हैं। हमारा ये उद्देश्य है किस तरह इसके साथ जुड़ करके हम मैथमेटिक्स में टॉप बने, हम फिज़िक्स में टॉप बने, जो भी सब्जेक्ट में उसमें हम ये जर्नलिज्म में, मीडिया में कैसे टॉप बने। क्योंकि सबके लिए क्या ज़रूरत है? एकाग्रता, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लेज़र बीम कॉन्सन्ट्रेशन आनी चाहिए। ज्येष्ठ साहित्यिक पु ल देशपांडेंचं एक वाक्य आहे, ते असं म्हणतात की पोटा पाण्यासाठी तुम्ही नोकरीधंदा जरूर करा, पण जगण्यासाठी तुम्ही छंद जोपासा, कारण नोकरीधंदा तुम्हाला जगवतील, पण छंद हे तुम्हाला का जगायचं हे सांगतील। अशाच पद्धतीने आपलं आयुष्य जगणाऱ्या डॉक्टर किरण सेठ यांच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत। IITचा विद्यार्थी ते IITचे प्राध्यापक, अशा त्यांच्या प्रवासात त्यांना भारतीय संगीताने वेड लावला। या छंदाचं रूपांतर त्यांनी पुढे एका मोठ्या संस्थेत केलं। स्पीक मॅके या त्यांच्या संस्थेच्या आणि त्यांच्या एकूणातच वाटचालीच्या विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत। मी स्वागत करते डॉक्टर किरण सेठ सरांचं। सर नमस्ते। सर, हम आपके संगीत जर्नी के बारे में तो जानना चाहेंगे ही, लेकिन हम आपके IIT के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने IIT में आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और आपने इसमें क्या शिक्षा ली है? पहले तो मैं यहाँ पढ़ा था, मैं पढ़ा था IIT खड़गपुर में। वैसे मैं बड़ा भी वहाँ हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी फर्स्ट प्रोफेसर रहे हैं IIT के, हर एक IIT सिस्टम के। IIT खड़गपुर में वो पहले प्रोफेसर थे। तो हम वहाँ बड़े हुए और IIT खड़गपुर में हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज़ होती थी हर साल। वो होती थी एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। उसे बोलते थे ग्रीन एमेच्योर्स नाइट। ये पता नहीं क्यों नाम इसका ऐसे था, पर ये नाम था। तो क्या हुआ कि हम लोग तो ये क्या होता है, हमें कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, तो हम तो पीछे बैठ जाते थे, ताश भी खेल लेते थे, सो भी जाते थे, बातचीत करते थे। पर जो एक बीज अंदर हमारे बो दिया वहाँ IIT खड़गपुर में, वो अब हमारे अंदर एक जैसे महान वृक्ष की तरह उग रहा है। और उससे मैं सारा जो न्यूट्रिशन है अपने पढ़ाई में, पढ़ाने में, अपने आप से बातचीत करने में, सब चीज़ों में इतनी अच्छी तरह निकलता है। तो ये शास्त्रीय संगीत हमारा कोई संगीत नहीं है, ये संगीत से बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक पूरा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिससे हम अपने शरीर को, मन को शांत भी रख सकते हैं, साथ साथ उसको और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। बहुत चीज़ें इसमें हैं, बहुत चीज़ें। तो हमने बहुत कुछ सीखा इससे IIT में। लेकिन सर, आप जब IIT में गए थे तो हमने सुना कि आपको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद था। हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक में हम और ये सडन चेंज कैसे हुआ आपको शास्त्रीय संगीत? हम तो अभी भी बीटल्स गा सकते हैं। ये तो सडन चेंज नहीं था, जैसे मैंने बताया था ये ग्रीन एमेच्योर्स नाइट होता था। तो हम लोग को कहा गया था आपको जाना है बस, तो हम लोग पीछे बैठ जाते थे, जबरदस्ती से बैठ जाते। जबरदस्ती। पर वो ये आजकल ना हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। पर हमने जो कुछ अपना सीखा है वो हमारे पिताजी भी कहते थे, अगर मेरे पिताजी मैथमेटिशियन थे, तो अगर हम कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं निकाल पा रहे थे
एक धप से पीछे दिया। हाँ तुम सानो मैथमेटिशियन के लड़के हो, क्या क्या नहीं निकाल सकते, खट से निकल आता था। तो ये जो ज़बरदस्ती वाली बात जो हमने आज बच्चों में छोड़ दी है, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को भी ये पता चल जाता है कि कौन प्यार से मार रहा है और कौन गुस्से से मार रहा है, वो पता चल जाता है बच्चों को। पर हमने वो सब कुछ छोड़ दिया, उसको बाहर फेंक दिया। अब सब बच्चे जो भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं कर लो कर लो, ना ना, हम तो अभी भी धड़ाम से लेकिन सर विच वॉज दैट मोमेंट कि जब आपको लगा कि ये मुझे अच्छा लगने लगा है? देखो अच्छा लगने की बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, ये हमने आईआईटी में खड़गपुर में एक बीज बो दिया, ठीक है। हमें पता भी नहीं कि बीज अंदर है। जब मैं विदेश गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी के लिए मैं ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा, विलेज वॉइस, वहाँ पेपर है, उसमें लिखा था उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर एक ध्रुपद रिसाइटल देंगे ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक न्यूयॉर्क में। तो हमें तो पता भी नहीं था ये कौन है डागर, ये क्या ध्रुपद क्या चीज़ होती है। पर हम गए उस दिन, वहाँ गए, और उस दिन ऐसे लगा मुझे जैसे हम अंदर गए ऐसे और बाहर आए 1 इंच अबव द ग्राउंड, ऐसे लगा। अब मुझे पता नहीं क्यों लगा ऐसे, पर मुझे लगा अगर ये मुझे हो सकता है तो कस्तूरी को हो सकता है, आपको हो सकता है, नारायणन को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो वहीं हमने जो भी बड़े बड़े कलाकार जाते थे न्यूयॉर्क के थ्रू, हम उनको पकड़ लेते थे और उनको कहते थे एक आप अनुभव दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जैसे अली अकबर खान साहब और ऐसे लोग हम लाए, और वहाँ से शुरुआत हुई। मतलब जो उस दिन जो हुआ मुझे अभी तक याद है, जैसे एक फ़ोटो मेमोरी होती है ना कि उनने क्या गाया, कैसे गाया, ब्यूटीफुल, ऐसा क्या मैं बताऊँ, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो सर ये जो स्पीक मैके है, ये जो मूवमेंट है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे मूवमेंट कहेंगे, तो इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कल्चरल वैल्यूज़ या जो शास्त्रीय संगीत है वो। तो इस स्पीक मैके को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से डिफाइन करेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इसका पूरा नाम जो है जी। ये स्पीक मैके तो एक छोटा फॉर्म है, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। और हमने ऐसा नाम दिया ताकि खाली देश नहीं पर विदेश में भी ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो एक नाम इंग्लिश का नाम इसलिए दिया था कि हम सारे देश में और विदेश में भी कर पाएँ। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि हम लोग सचमुच में अगर मेरे से पूछे कोई कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा हम शास्त्रीय संगीत को भी नहीं प्रमोट कर रहे, हम लोक कलाएँ भी कर रहे हैं, हम हस्तशिल्प भी कर रहे हैं, चलचित्र भी कर रहे हैं, सिनेमा क्लासिक्स, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं, हम इनको एक माध्यम की ओर ले रहे हैं, माध्यम की ओर ऐसे, ताकि जो हमारा एक अंदरूनी आँख होती है, हम लोग खाली जो अभी दिख रहा है हमें बहुत थोड़ा है। ज़्यादातर जो है विश्व में 93% हमें दिखाई नहीं देता, 7% हमें दिखाई देता है करीब करीब। हमारे पूर्वज ये समझ गए और उन्होंने कहा सबसे अच्छी चीज़ें तो वहाँ हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम आप ऐसे देख रहे हैं, बहुत कम दिख रहा है। ये 7% में क्या ही दिखेगा। तो हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस अंदरूनी आँख को खोलने के लिए, एक अंदरूनी आँख जो हमारे पूर्वजों ने समझा और उन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई। क्या सीढ़ियाँ? शास्त्रीय संगीत, हमारा योग, हमारा हस्तशिल्प, ये सारी सीढ़ियाँ हैं। उससे जब सीढ़ी पे चढ़ करके तो सीढ़ी भी भूल जाते हैं। अब हमारे उस्ताद अमीनुद्दीन डागर साहब बहुत सुंदर बात कहते थे
और सबसे टॉप क्लासिकल म्यूजिशियन थे, हाँ, शास्त्रीय संगीतकार। ये गाना तो एक बहाना है, तो बहाना किस लिए? यही चीज़। सर बहुत से लोग अपने हुनर को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं, मतलब वो उसका सोशलाइजेशन नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं बनाते। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इसकी मूवमेंट होनी चाहिए? मैं तो एक अध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरे क्या जिम्मेदारी ये है कि खाली मैं एक सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं एक गुरु का स्थान लेना चाहता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है अपने पढ़ाई में, अपने लाइफ में, वो सब चीज़ को सबको दूँ, है ना। तो आजकल क्या हम लोग केवल टीचर रह गए, गुरु का स्थान नहीं ले रहे। गुरु का स्थान ये होता है कि हम एक सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, पर उससे ज़्यादा कि आप कैसे ऐसे बैठें, कैसे ऐसे करें, ये सारी चीज़ें भी आती हैं अगर आप सचमुच में एक गुरु का स्थान लोगे। जो मैंने अनुभव किया, मैंने कहा इतनी सुंदर चीज़ है, मैं क्यों नहीं अपने छात्रों को ये इसका अनुभव दूं। तो ये हमारे मन में हमेशा ये रहा है कि खाली एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, सब्जेक्ट एंड मोर, ये हमें करना है। तो सर स्पीक मैके की जब शुरुआत हुई थी उस दौर में बहुत ही नई नई चीज़ें सामने आ रही थी, और उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि बहुत नई मूवमेंट थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहा होगा, तो तब की सिचुएशन क्या थी और अब की क्या है? चैलेंजेस तो कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ करने के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। अगर आपने कुछ पॉपुलर चीज़ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई भी गहरी चीज़ को करने में बहुत चैलेंजेस होते हैं। जी बिल्कुल। पहले जब हमने शुरू किया, सब लोग कह रहे थे क्या तुम बुद्धू आदमी हो, तुम इतना अच्छा, तुम्हारा रिसर्च करियर है, तुम इतने अच्छे रिसर्च वर्कर हो, ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या लग गए। पर क्या है ना कि जब एक चीज़ अंदर से जब बहुत कुछ लग जाता है ना, तब भूल जात खान पान, रूप रंग आन बान। सच में बहुत बढ़िया। ये होता है सही सही है। कि आप कहते हैं नहीं ये तो है ही, इसमें तो देना ही देना है, जो कुछ भी हो जाए। हमने तो ये देखा कि हमें पैसे नहीं थे, लोग नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, पर तब भी हमने कहा करना तो ज़रूरी है, जो कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जुड़ते गए, ऐसे ही होता है। और ये छोटा सा जो पौधा आपने लगाया था ये बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। ये ऑर्गेनिकली बना है, जी। हमने कुछ जा करके ये मतलब बहुत कम प्रचार प्रसार किया इसका। जैसे हमने कस्तूरी को कहा, तो कस्तूरी क्या गई, वो आ गई यहाँ पुणे में, तो उसने यहाँ शुरू कर दिया। नारायणन ने वहाँ देखा सूरतकल में, उसने पुणे में शुरू कर दिया। ऐसे लोग जुड़ते गए अपने अनुभव से। ये नहीं कि किसी को कहना हुआ कि भाई तुम ये बहुत ज़रूरी है, नहीं, आप अपने आप अनुभव करो तो आप देखो क्या होता है। जो सर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका जो सफ़र था, जो साइकिल राइड थी आपकी, वो बहुत चर्चा का विषय बना था भारत में। हाँ। तो उसका कैसा अनुभव था, और स्पीक मैके के लिए इसका किस तरह से फ़ायदा हुआ? देखिए क्या है, मैंने देखा कि जब मैंने आईआईटी दिल्ली को ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, उस वक़्त जैसे मैं पढ़ा रहा था और जैसे मैं स्टूडेंट्स के साथ मैं कुछ मेरे विचार में कुछ दे रहा था और ले भी रहा था, वो है ना, जो एक कम्युनिकेशन जो बना था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। पर जैसे समय गुजरता गया, जब मैं छोड़ रहा था, मैंने देखा कि मैं बहुत कम दे पा रहा हूँ, तो मैं बहुत दुखी था, सच में दुखी था। ये नहीं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, पर लेने की क्षमता बच्चों में कम हो गई थी, क्योंकि मन जो था ना, वो जैसे एक बंदर होता है ना, बंदर, वो बंदर मन ने हावी कर लिया था चंचल बच्चों को, इधर उधर, वो ट्विटर, फेसबुक, खट 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 खट। तो कोई हर एक चीज़ के लिए आपको अगर कुछ लेना है गहरी चीज़ में, थोड़ा समय देना पड़ेगा। सही बात है। पर यहाँ अपना जो कंसंट्रेशन है इधर उधर,
ऐसे ऐसे कोई सोशल मीडिया चला रहा है, कोई और कुछ और कर रहा है। कुछ तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ पहले तो देखना क्या हमारी शिक्षा प्रणाली का क्या हाल है देश में, और उसका इसका जो हम कर रहे हैं, हमारा जो करीब 50 साल का जो रिसर्च है, उसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसलिए चला श्रीनगर से और कन्याकुमारी आया, और कन्याकुमारी से वापस ऊपर उठते हुए गुवाहाटी, गुवाहाटी से वापस दिल्ली। उससे पहले मैं गया था राजस्थान, गुजरात, ऐसे 14,000 किलोमीटर एक साधारण साइकिल पे, 7,000 रुपये की साइकिल, कोई गियर वियर कुछ नहीं, और अकेले जाना। कहाँ गया? स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों से बातचीत करी, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में, बड़े बड़े शहर में भी। और मैंने देखा हमारी शिक्षा प्रणाली क्या कर रही है। बच्चे जो हैं, हम बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट ये स्मार्ट वो, बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बन रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ ज़बरदस्त, पर अंदर खोखले। तो ये मैंने देखा कि हम बार बार दिखावा दिखावा दिखावा, पर अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं। और जब तक ये चीज़ें हम, जैसे मैंने बताया, हमारे शास्त्रीय संगीत, हमारे ये लोक कलाएँ, हमारे ये योग, ये चीज़ें हम अंदर नहीं लाएंगे, तब हम क्या बने, हम भी बिल्कुल ही सरफेस ही बन जाएंगे। बिल्कुल ये इसलिए मैंने किया, देखने के लिए और खुद अनुभव करने के लिए, और जो भी मैं कर सकता था स्पीक मेकिंग के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। और चीज़ें भी हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। गांधी को भी हमने याद किया कि बिल्कुल साधारण अपने एक बैग लेकर के, साधारण साइकिल लेके, ये सारी और भी चीज़ें हैं, पर इसका मेन डायमेंशन ये था, देखने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में भी लोगों को पंडित भीमसेन जोशी का नाम नहीं पता। हाँ। मैं छोटी छोटी जगह जाओ, बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं पता है। हाँ, सब बॉलीवुड के सारे नाम पता हैं, पर हमारे जो बड़े दिग्गज लोग हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत के, हमारे गहरे सोच विचार के, बिल्कुल ख़त्म। सर, अभी हमने जो स्पीक मैके के कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसका स्वरूप कैसा है? इसमें वर्कशॉप भी होते हैं, एक दिन का प्रोग्राम भी होता है, और स्कॉलरशिप की भी होती है, तो इसके बारे में बताइए ना, इसका स्वरूप कैसा होता है? देखो, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि हम कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, हम एक एजुकेशनल आंदोलन है। क्या हम कर रहे हैं, हम ये नहीं, हम किसी को एक नृत्यांगना या एक गवैया नहीं बनाना चाहते, ये हमारा परम उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है किस तरह इसके साथ जुड़ करके हम मैथमेटिक्स में टॉप बने, हम फिज़िक्स में टॉप बने, जो भी सब्जेक्ट में, उसमें हम ये जर्नलिज्म में, मीडिया में कैसे टॉप बने। क्योंकि सबके लिए क्या ज़रूरत है, एकाग्रता, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लेज़र बीम कंसंट्रेशन आनी चाहिए। वो लेज़र बीम कंसंट्रेशन कैसे आएगी? हम ये देख रहे हैं 24 घंटे, और ये क्या कर रही है, ये आपके मन को ऐसे ऐसे ले जा रही है। तो 24 घंटे हम मन को ऐसे ले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत क्या कहता था, हम जब उस्ताद अमिंदन डागर साहब के साथ सीखे, क्या करते थे, बैठ जाओ किरण, चलो सा लगाओ, सा 1 घंटा, सा 2 घंटे, सा 8 घंटे, अगले दिन फिर से सा लगाओ, और ऐसे चलता गया। हमने सोचा वो आपको सिखाना नहीं चाहते, पर बाद में समझ आया क्या क्या चीज़ वो कहते थे। वो कहते थे जैसे तुम्हें रे पे जाने की इजाज़त तब है जब तुम्हें सा का दर्शन हो जाए। बहुत बड़ी बहुत चीज़ है बढ़िया बात है। वो चीज़ जो है ना, वो अगर हम बच्चों को हम कह रहे और गाना वाना भूल जाओ, कोई सीखना नहीं है, खाली तुम सा लगा लो, बस हो गया। बहुत बड़ा काम कर बहुत बड़ा काम है। और अगर तुम डांस में हो, तत्कार कर लो कथक में, बस तत्कार ठीक तरह करोगे, तुम देखो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा मेन पर्पस है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, उदाहरण
इसका क्या लाभ है, ये जो दर्शक जो देख रहे हैं उनके बच्चों का क्या लाभ है, वो सब लोग क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा आईआईटी में जाए या एम्स में जाए या यहाँ जाए या यहाँ जाए, है ना, सही बात है ना। सही। हम बता रहे हैं आपको क्या तरीका है। देखो एक उदाहरण देता हूँ, मैं आईआईटी कानपुर गया। आईआईटी कानपुर में मैंने एक लड़के को देखा, बहुत ब्यूटीफुल आँखें उसकी, चमकीली आँखें, और वो स्माइल कर रहा था। आजकल बच्चे स्टूडेंट स्माइल नहीं करते, ऐसे बैठे रहते, टेंशन में रहते हैं। टेंशन में ऐसे बैठे रहते हैं। हमने कहा इधर आओ इधर आओ, तो मैं तुम कैसे कर रहे हो, सर मैं तो टॉपर हूँ। तो मैंने कहा तुमने कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आईआईटी में आने के लिए। उसने सर मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने कहा कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा, सर पहला अटेम्प्ट है। तो मैंने कहा ये तुमने कैसे कर लिया, जैसे मेरा स्कूल। तो मैंने कहा ये कौन सा स्कूल था, तो उसने कोई गांव का स्कूल का नाम ले दिया। तो मैंने कहा क्या था तुम्हारे स्कूल में स्पेशल। उसने कहा हमारे स्कूल का उद्देश्य, मोटो क्या था, हर एक बच्चे की एकाग्रता बढ़ाना, बस। कोई बड़ा विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, सब कुछ, खाली ये था हमारे स्कूल का उद्देश्य। तो मैंने कहा कैसे किया उनने। तो उसने कहा सर हर सुबह सारे स्कूल को आधे घंटे के लिए योग करना पड़ता था। मैंने कहा वो तो कई स्कूल करवाते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। नहीं सर, वैसा नहीं जैसे और स्कूल करवाते हैं, जहाँ एक पीटी इंस्ट्रक्टर को 6 महीने क्रैश कोर्स के लिए भेजता है, वापस आके पढ़ाता है या तो तुम पीटी कर लो या योगा कर लो। नहीं, ऐसा भी नहीं जैसे आप टीवी में देखते हो, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखोगे, दाएं की तरफ मुड़ोगे तो कान का दर्द चला जाएगा, बाएं की तरफ मुड़ोगे तो नाक का दर्द चला जाएगा। नहीं, वैसा नहीं। उसने कहा हम क्या कर रहे थे, मेरी जो मन जो ऐसे ऐसे धूम 1, धूम 2, धूम 240 पे जा रहा था, इतने में ले आया। मैंने कहा उसके बाद बस तो सारे टीचर ऐसे देख, सारे क्लासेस में, ए आप मेरी आंख में नहीं देख रहे, सारे टीचर्स को बताया गया। तो मैंने उसके बाद बस सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ, जब स्कूल ख़त्म होता था तो सारे स्कूल को 1 घंटे के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ता था कंपल्सरी। मेरा मन जो इतने में था वो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बिल्कुल लेज़र बीम जैसे हो गया। तब जब मैं फिज़िक्स की किताब लेता था या मैथ्स की किताब लेता था या कोई भी किताब लेता था, और बच्चों को लगते थे कई घंटे हम तो ऐसे ख़त्म कर लेते, मुझे कोई कोच के लिए नहीं जाना पड़ा, है ना। उसने ये भी कहा मैं बेसुरा था, मैं बेसुरा हूँ और बेसुरा रहूँगा। मैंने गाना नहीं सीखा, पर कैसे बंदर मन को पकड़ना सीख लिया, एकाग्रता सीखी। तो देखो अगर बंदर पेड़ पे बैठा हो और तुम बोलोगे बंदर को नाचो, वो नाचेगा नहीं, पर बंदर वाला उसको लाता है, यहाँ कहता है नाचो, वो नाचता है। कैसे, उसको ट्रेन करता है। तुम नाचोगे हम केला देंगे, तुम नहीं नाचोगे हम लकड़ी लगाएंगे, और बंदर नाचने लग जाता है। ऐसे ही हमें करवाना है बच्चों को। सबसे ज़रूरी चीज़, मैं सच बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आज सबसे ज़रूरी चीज़ अध्यापक के नाते मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़, सारे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे इस बंदर मन को पकड़ना, कंसंट्रेशन लाना और धैर्यता लाना, ये सबसे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन एजुकेशन जो आजकल लैकिंग है। एक पैंडमिक है, ये प्रॉब्लम। सर हम देख पा रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। आईआईटी की अब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो अभी हमने यही बात की कि मन को हमें एकाग्रता में लाना है, कंसंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है। तो ये जो बच्चे हैं जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस है, तो वो ये किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उन्हें फट से बता दें कि आप मोबाइल छोड़ के ये कर लो चीज़, तो छोड़ना नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हाँ ये पढ़ाई, आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था, इसने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी। जी। पर ये मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें हैं ना,
मतलब सेंचुरी से हैं। ये नहीं है कि हमारे पिताजी हमारे माताजी स्ट्रेस में नहीं होते थे। लाइफ तो ऐसे जाते ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना। हमारा रिस्पॉन्स तो स्ट्रेस बदल गया, जी स्ट्रेस नहीं चेंज हुआ, रिस्पॉन्स बदल गया। देखो क्या होता है, जब पहले क्या होता था, ऊपर जाते तो सब खुश हैं, जब नीचे आने लगता है तो पहले क्या होता था, नहीं अभी क्या होता है, देखो नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो बंदर मन कहता है भाई तुम तो स्ट्रेस्ड हो। हाँ बंदर मन मैं स्ट्रेस्ड हूँ। और नीचे आया, तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो। हाँ मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और नीचे आया, तुम तो बिल्कुल गए गुजरे हो। लगा लो फांसी, खत्म। पहले क्या होता था, हमें थोड़ी धैर्यता सिखाई गई थी, सिखाई नहीं गई थी वो इतना, इसके वजह ये नहीं था हमारे पास, शायद सिखाई नहीं थी, ये नहीं था। और जो फास्ट पेस लाइफ जो हमने कर ली है अपने आप को, वो नहीं थी। तो क्या होता था, हाँ ठीक हो जाएगा बंदरमन, ठीक हो जाएगा, रुक जाओ, हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और वाकई में ठीक हो जाता था, है ना। आजकल क्या होता है, वो रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स हर एक चीज़ में, जैसे हम कहते हैं ना 2 मिनट मैगी, 2 मिनट खड़ाक से, वो झट से हमें रिस्पॉन्स चाहिए। जी तो यही चीज़, ये प्रॉब्लम है हमारे सुसाइड्स, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों की वजह से। और इसका एक उपाय जो है वो है शास्त्रीय संगीत। आपको मैं वो आईआईटी कानपुर का आप वीडियो देखिएगा, आईआईटी कानपुर ने जो रिसर्च किया है इस पे, कैसे राग भीम पलासी कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है न्यूरॉन फायरिंग स्ट्रक्चर को, कैसे राग दरबारी कन्नड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है, वो आप दिखाइएगा, जी जी है ना। सर आपने ये कहा कि हम लोग स्कूल में और आईआईटी में भी, मतलब हर एक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो उनसे अलग अलग डील करना पड़ता है। हाँ। तो वो उसका स्वरूप कैसा होता है, मतलब हम एक बताइए ना कि अगर हम आइसर में ले रहे हैं या किसी इंग्लिश स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो कैसा स्वरूप कैसा होता है इसका? ये तो मैं कह रहा हूँ जो हमें करना है वो करना है इतने छोटे बच्चों से। आपको एक और मॉड्यूल मैंने दिखाया है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है 2 साल से 5 साल के बच्चों के। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। हमारे एक फ्रेंड थे IIM कोलकाता में, कलकत्ते में, हाँ, बहुत बिजनेस वाले, बिजनेस माइंडेड। तो उसने मुझे कहा, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे ले गया टॉप गायनेकोलॉजिस्ट कोलकाता में, और उसने कहा कि ये 9 महीने में केवल शास्त्रीय संगीत बजाइएगा घर में और कुछ मत बजाइए। तो जो मैंने उसके पालन किया। मेरे पास 2 बच्चे, एक 22 साल का एक 24 साल का, ऐसा करीब करीब, दोनों बहुत अच्छा कर, म्यूज़िक में नहीं है, बहुत ही अच्छा कर रहे। और वो कह रहा है कि मैं ये एट्रीब्यूट करता हूँ उस एडवाइस से जो मैंने फॉलो करी। और मैंने देखा, मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं बंगाल में बड़ा हुआ हूँ, मैं देखा बंगाली माएँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पूरी संपूर्ण रात्रि के कार्यक्रम में ले जा रही हैं, और अगर बच्चा हिले आँख झापड़ दे वो, हाँ ध्यान देकर देखो। हाँ आँख झापड़ दे वो। तो वो है ना, वो चीज़ जो हमारा हो गया है कि भाई बच्चे को करने दो जो कुछ करना है, वो नहीं। हमें ये जो छोटे छोटे बच्चों से शुरू करना है। जैसे गुरुकुल में होता था, पहले क्या होता था, गुरुकुल में क्या होता था, हमें ये माए या जो फैमिली बच्चे को लिए गुरुकुल, गुरु क्या करता था, पहले समय में केवल अपने मन को शार्पन, ऐसे तेज करो, बार बार रिपीट करो, ताकि वो बिल्कुल मन बिल्कुल एकाग्र हो। जब हो गया, अब आप उसके पास जाओ मैथमेटिक्स के लिए, अब आप उसके जाओ गाने के लिए, अब आप उसके, आप देखोगे कोई भी गुरुकुल में पहले क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 8-8 घंटे सा लगाना क्या है, खाली ट्रेनिंग ऑफ द माइंड हुआ ना। तो यही चीज़ हम भूल रहे हैं। हम क्या बच्चों को भेज रहे हैं इनटू बैटलफील्ड विद ब्लंट सोर्ड। हम कह रहे तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, कंप्यूटर्स भी कर लो, ये भी कर लो,
बच्चे भी ऐसे ऐसे हो गए, वो जा रहे हैं सोड बगैर शार्पन करे सोड जा रहे हैं, और क्या करेंगे बताओ, आप बताओ, ये प्रॉब्लम है। सर इसके अलग अलग मॉड्यूल है, मतलब प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, स्कॉलरशिप भी आप देते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए ना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। हाँ, देखिए क्या है कि इसको ट्विटर मॉड्यूल से शुरू करता हूँ। पहला वाला वो है हमारा WD मॉड्यूल, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन मॉड्यूल। वो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि कम लो कॉस्ट है और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें क्या होता है, हम एक कलाकार को लाते हैं, 45 मिनट सारा स्कूल करता है जो वो कर रहा है या कर रही है, और 45 मिनट वो परफॉर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, साउंड सिस्टम भी पोर्टेबल, बच्चों को बिठाया फील्ड में, कोई ऑडिटोरियम कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको दिया है, बहुत सुंदर मॉड्यूल है। और वो जो मेरे का पहला स्टेप वो है, पर उससे भी छोटे बच्चों के लिए मैं 5 साल के लिए मैं IIT जाने से पहले मैं एक प्ले स्कूल में गया। प्ले स्कूल, उसमें मैंने देखा है, कई प्ले स्कूल्स में मैं गया हूँ। आजकल प्ले स्कूल्स भी बहुत दिखावा, कंप्यूटर्स भी डाल दिए हैं, एड्यू स्पोर्ट्स, एड्यू दिस, एड्यू दैट, मतलब कहने का मतलब है क्या दिखावा में हो सकता है वो कर रहे हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग को, अगर हम बच्चों को बिठाए, जैसे मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया, हमने बनाया है आरंभ मॉड्यूल, वो 2 साल से 5 साल, 6-7 साल तक भी 8 साल तक भी जा सकता है। वो चीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, बेसिक से शुरुआत बेसिक करनी से, जरूरी क्योंकि है। उस वक़्त कोई JEE का प्रेशर नहीं है, NEET का प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर, और वो स्पॉन्ज जैसे हैं। मैंने खुद देखा है, 1 घंटे में जो ऐसे जो दौड़ रहे थे बच्चे, अभी भी दौड़ रहे हैं, पर इतना हो गया है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता है। वो मासूम मन बहुत जल्दी समझ लेता है इन सब बहुत चीज़ों अच्छा। को। और जी। मैं तो कह रहा हूँ, उस समय से हमें उनको सुनवाना है। और स्कूलों में हम क्या करते हैं, देखो छोटे छोटे इंटरजेक्शन, बहुत छोटे इंटरजेक्शन, हम कह रहे हैं भाई स्कूलों में बड़े बड़े लोगों का नाम तक नहीं जानते, राग की तो बात छोड़ो, तो हम क्या कह रहे हैं, बच्चे जब आ रहे हैं स्कूल में, सबके पास साउंड सिस्टम है, बजा दिया कुछ, जब जा रहे हैं फिर से बजा दिया, जब ब्रेक होता है बजा दिया। नेक्स्ट डे असेंबली में, बच्चे जब तुम अंदर आ रहे थे, आपने सुना राग भैरव, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का। जब आप जा रहे थे, आपने सुना पद्म विभूषण विदुषी किशोरी अमोनकर जी का राग मुल्तानी। बस इतना काफ़ी है, मन पे छप जाता 2 है मिनट की उनके। बात है, और देखना क्या इफेक्ट होगा उसका। हाँ, ये चीज़ें स्मॉल इंटरजेक्शन क्यों नहीं हम डाल सकते अपने कॉरिडोर में, जब भी ब्रेक हुआ लगा दिया। दूसरी एक और छोटा सा इंटरजेक्शन, आजकल सारे स्कूल्स में आप देखोगे, जब पीरियड बदलता है, टिंग 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 होता है ना, हमने डेवलप किया आधे मिनट का क्लासिकल म्यूजिक, बेल। तो जब बजा दिया पीरियड बदल गया, नो कॉस्ट, 0 कॉस्ट। क्या इसमें क्या डिफ़िकल्टी है करने में, बताइए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे इंटरजेक्शंस हम भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट, ये मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ। देखिए उसके बाद हम क्या कहते हैं, चलो अब थोड़ा कान में आ रहा है, अब हम एक पूरा कॉन्सर्ट दिखाएंगे, तो वो कॉन्सर्ट होता है सारे कंपनीज के साथ। नेक्स्ट स्टेज, उसका तो चलो कॉन्सर्ट सुन लिया, अब हमने क्या करना है, इनको डिफरेंट फैसेट्स दिखाने हैं, केवल शास्त्रीय संगीत नहीं, योग भी करवाना है, उसके साथ हस्तशिल्प भी करवाना है। कई बच्चे हैं जो हस्तशिल्प में बहुत रुचि लेंगे, उनका देखिए, मैनी रोड्स टू टॉप ऑफ इनर माउंट एवरेस्ट, हम इनर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे हैं ना, जी। इनर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए बहुत से रोड हैं, ये भी रूट है, ये भी रूट है, Ups and ये downs भी हैं रूट है। बहुत सारे। तो हम बोल रहे हैं हमें कोई ये नहीं है कि कौन सा रूट लो, पर पहुंचना ऊपर है। तो क्राफ्ट का भी हमने करवा दिया वर्कशॉप, हमने सिनेमा क्लासिक भी दिखा दिया, अडूर गोपाला कृष्णन का
की फिल्म दिखा दिया, पाथेर पांचाली, सत्यजीत रे का दिखा दिया, श्याम बेनेगल का मेकिंग ऑफ द महात्मा दिखा दिया। और आजकल हम ये भी कह रहे हैं, हम तो सारे विश्व के, या हम बच्चों को वर्ल्ड सिटीजन बनाना चाहते हैं ना। सबसे साधारण टेक्निक क्या है? उनको सिनेमा क्लासिक दिखाओ ऑफ द वर्ल्ड, ज़ीरो कॉस्ट। अकीरा कुरोसावा का कागेमुशा दिखा दो, मैंने 10 बार देख चुका, मैं 10 बार और देख सकता हूँ। हाँ? हमारे इगमार बर्गमैन, हमारे फेडरिको फेलिनी, हम इन बच्चों को, आप वर्ल्ड हैज़ बिकम छोटा बन गया है, हमें एक वर्ल्ड सिटीजन बनाना है। उनको सबसे इजी वे, बेस्ट वे सिनेमा क्लासिक दिखाओ। तो ये भी सारी चीज़ें स्पिक मैके में हैं। बच्चों को ये तो नाम भी पता नहीं है आजकल के बच्चों नाम भी नहीं पता, जी। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप दिखाओगे, आप देखोगे बहुत सी गहरी सोच, खाली इंडिया तो बहुत ग्रेट है, पर और भी जगह सोच, बहुत अच्छी सोच है। ऐसी बात नहीं कि हम केवल हम ही हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बाहर से। तो ये हो गया। इस मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, एक हफ्ते के लिए हम एक स्कूल या कॉलेज को एक आश्रम बना देते हैं। एक हफ्ते के लिए बच्चों को 3:30 बजे उठाते हैं और 4 से 7 बजे क्या करवाते हैं, मैं क्या, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, बहुत ही स्पेशल टाइम है। मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। उसमें शास्त्रीय संगीत, हठ योग, नाद योग, ये सारी चीज़ें हो रही है। 7 से 9 वो लोग तैयार होते हैं, एक श्रमदान भी कर देते हैं। हाँ? 9 बजे से 12 बजे 3 घंटे बैठते हैं टॉप क्लासिकल डांसर्स, म्यूजिशियंस, क्राफ्ट पीपल, योगा, सारे डिफरेंट एरियाज़ के 3 घंटे के लिए आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, उसके साथ बैठो 3 घंटे के लिए। 5 दिन के लिए तो 15 घंटे। पर 15 घंटे के लिए अगर किसने एक चीज़ कर ली, वो कभी भूलेगा नहीं, पक्की बात। तो वो हो गया। उसके बाद 12 से 1 होलिस्टिक लंच, खाना भी अच्छा देना चाहिए, बिल्कुल कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, बिल्कुल खाने पे भी बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, बिल्कुल पक्का खाना, सात्विक खाना। हाँ। और 1 से 2 योग निद्रा। योग निद्रा बहुत अच्छी टेक्निक है। पूरा लेट जाओ और पूरे शरीर को, आप कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर पूरी रात भर की नींद निकाल सकते हो, योग निद्रा अगर ठीक करो। ठीक है। तो 2 से 5, ये सारे पुरानी टेक्निक, हम कोई नई बात तो कह नहीं रहे भाई, जो टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है वही हम ला रहे हैं बच्चों चलती आ रही है ये को। सारी 2 से चीज़ें। 5 जो भी लोक कलाएं हैं, चलचित्र और टॉक्स बाय डिफरेंट एमिनेंट पीपल, ये सारी चीज़ें 2 से 5। 5 से 6 जैनी डिनर बिफोर सनडाउन, खाना खिला देते हैं। सनडाउन के बाद कोई खाना नहीं खाएगा। 9 के बाद 9 से 12 टॉप मोस्ट क्लासिकल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री परफॉर्म करते हैं। और लास्ट डे पे संपूर्ण रात्रि का कार्य जिससे हम प्रभावित हुए वो हम करते हैं। और लास्ट डे पे सारे बच्चों का जो उनने किया है वर्कशॉप में, वो प्रेजेंटेशन होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं। और उसके बाद एक हेरिटेज वॉक भी होती है कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे। तो ये पूरा मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस जो हम करने वाले हैं, मैंने आपको जैसे बताया 25 मई से 31 मई प्लैटिनम जुबली ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ आईआईटी खड़गपुर में ये होगा। पिछले साल हमने किया था आईआईटी हैदराबाद में, उससे पहले आईआईटी मद्रास में, और आईआईटी बॉम्बे में भी कई साल पहले किया। उसका आईआईटी में इसलिए क्योंकि उनका जगह बहुत है और वो 1500 बच्चों को रखवा सकते हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं। सर, ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं आप डिज़ाइन करते हैं, तो ये तो वॉलेंटरी मूवमेंट है ना। हाँ। तो इसके लिए फंड्स कैसे आते हैं, मतलब हेल्प कहाँ से मिलती है? हम आपसे भी ले लेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। ये तो जो हम पता है भिक्षु हैं। भिक्षु क्या करता है, एक कमंडलू लेता है, आप जो भी डाल दें हम ले लेंगे, ठीक है ना। भिक्षु ये नहीं, पर हम रिस्पेक्ट के साथ लेंगे। कोई अगर हम ऐसे दे रहे हैं ना, आप रखिए अपना। तो हम ऐसे, अभी हम गए आनंद देशपांडे के पास, द ओनर ऑफ परसिस्टेंट,
उसने हमारे कमंडलू में 25 लाख डाल दिए इमीडिएटली। हाँ, बहुत इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। और उसने कहा और भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने देखा है जब हम स्कूल कॉलेज में थे, हमने देखा है स्पीक मैके को। उसने सारे लोगों को इतने चिट्ठियाँ हमारे सामने लिख दी, ईमेल सबको, कि भाई इसको सपोर्ट करना। उससे इतने हमें रिस्पांस भी मिल गए। हमारे ये पूना इंटरनेशनल सेंटर के जो दीनानाथ कोलकर जो अभी हेड हुए हैं, बहुत अच्छे ही वो आए, उन्होंने भी सबको लिख दिया, उनसे इतना हमें अच्छे रिस्पांस मिला। आरती किर्लोस्कर जी वो भी आई थी यहाँ, उन्हें भी अपना योगदान दिया है। ऐसे एक मिस्टर राठी हैं जो नंद किशोर राठी, उनने कहा मैं आपको एक ऑफिस स्पेस और साथ साथ एक बंदे का फुल पेमेंट दूंगा, आप यहाँ ऑफिस सेटअप कर लीजिए। पर खाली यहाँ नहीं, मैंने कह रहा हूँ ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो हमें, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जैसे हमारे श्री राम फाइबर्स के अरुण भरतराम, क्या सपोर्ट, पहले हम उनको भी याद करते जिन्होंने हमें पहले शुरुआत से सपोर्ट करी है कंसिस्टेंटली। उनको बहुत कम लोग को समझ है, सच बताऊं, कि हम क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं हम शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, पर वो हमारा परम उद्देश्य नहीं है। हमारा परम उद्देश्य एजुकेशनल है। वो चीज़ बहुत कम लोग को अभी भी, इसलिए आपके सहयोग के हम शायद ये मैसेज पास कर सकें बहुत कि अच्छे ये से जाएगा। एक बच्चों को एक ऐसे बनाने के लिए ऐसे। तो अरुण भरतराम अभी जो गवर्नर ऑफ तेलंगाना ने, उसने क्या पूरे राजभवन के डोर्स खोल दिए हमारे लिए। जिष्णुदेव बर्मन ने जी पहले तो 20 लाख हमें दे दिया, उसके बाद उसने कहा मैं एक मीटिंग कॉल कर रहा हूँ, सारे जो टॉप पीपल हैं, सारे वाइस चांसलर, सारे हमारे जो गवर्नमेंट के लोग, आज 5 तारीख को होने वाला है, 4 से 5:30 बजे टॉप पीपल हैदराबाद आएंगे तेलंगाना वो राजभवन, अब उसको लोक भवन बना दिया है, लोक भवन में। और 6 बजे से 7:30 बजे 300 बच्चे डिफरेंट स्कूल्स से सुनेंगे एक प्रोग्राम विद दोज पीपल। तेलंगाना से या फिर ऑल ओवर इंडिया से? नहीं, अभी तो तेलंगाना से, अभी ये वाला तेलंगाना से, क्योंकि कन्वीनियंट होगा तेलंगाना के लोक भवन में, और विद ऑल दीज टॉप पीपल। ये उस्ताद बहाउद्दीन डागर जो रुद्रवीणा बजाते हैं, वो बजाएंगे वहाँ उस दिन पे 5 तारीख को, जनवरी 5 को। पर जो सारे देश के लिए हो रहा है और विदेश के लिए भी, माइंड यू, हम खाली देश में नहीं कर रहे। आपको देखना है ना, वो क्या चार्ट दिखाइए, मेरा चार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। हम लोग करीब 5000 कार्यक्रम करते हैं एक साल में, करीब 500 शहर देश में और 50 विदेश में, और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जैसे स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, ऑक्सफोर्ड। ये एक साल का कार्यक्रम है ये वाला, देखिए इसमें करीब 5000 कार्यक्रम हैं। बहुत बड़ा है। हाँ, पर 5000 कार्यक्रम भी मैं बता रहा हूँ, ये एक बूंद है जी। क्योंकि हमारे देश में 20 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं। हम चाहते हैं कि हम सब बच्चों तक पहुँचे, और आपके सहयोग के साथ हम पहुँचेंगे। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये और इसको और ज़्यादा ये सारे बढ़ावा टॉप मिलना चाहिए। IITs, NITs राइट डाउन टू गवर्नमेंट स्कूल झुमरी तलैया, हाँ, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। सर, ये ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये कंपलसरी होना चाहिए हर एक स्कूल में, कॉलेज में? इसका एक्सपोजर अभी ये हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपोजर ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इसका एक्सपोजर मिलने के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए? होना चाहिए, पर क्या है ना कि क्या होता है कि एक जो होता है ना माइंडसेट जो आज है, माइंडसेट सबका है कि भाई हम किसी तरह बच्चों को ऐसी जगह लाएं कि वो अच्छा जॉब मिल जाए, बहुत अच्छे डॉलर्स मिलें। हाँ, और ये जो पूरा माइंडसेट है, ये तो मतलब लक्ष्मी ऊपर हो गई है, सरस्वती नीचे डाउन हो गई है ना। पर असल में सरस्वती एल्डर सिस्टर है। हाँ, वो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उसको वापस बैलेंस लाने के लिए कंपल्सरी भी कर दो, अगर भाव ना हो तो क्या फ़ायदा। जब बहुत लोगों में
ये आए कि हाँ ये ज़रूरी है कि सरस्वती को हमें दोनों को करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे लक्ष्मी को नहीं करना चाहिए, पर ये नहीं कि सरस्वती बिल्कुल ही पीछे रह पीछे हट गई बिल्कुल। हाँ, ये क्या हो रहा है आप देखिए, हर एक जगह एक टीचर का क्या क्या रोल। पोजीशन है, आप बताइए। कोई भी टीचर की पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं है। ना तो उनको पैसे मिलते हैं, पैसे भी ना तो उनको कोई रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, तो क्या होता है आप तो जानते हो, उनको ही तो पास डाउन करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये वो रिस्पेक्ट ला सकती है मेरे विचार में, ला सकती है। क्योंकि जब आप देखोगे कि बच्चा उभर करके निकल रहा है, खाली पैसे नहीं पर पैसों भी, पर उसके साथ एक ब्यूटीफुल निकल रहा है। ये नहीं कि पैसे निकाल करके ऐसे भी किसको ऐसे मार दिया, वो करके निकाल लिया पैसे, पर अपने दम पे खड़े होकर के किया। बहुत अच्छी बात। सर ऐसा कोई अनुभव है कि आपके वर्कशॉप के बाद या आपके प्रोग्राम के बाद कुछ अच्छा किसी ने रिस्पॉन्ड किया है आपको कि ये मुझे बहुत बहुत लोग, परंतु जैसे- परंतु वो रिस्पांस मैं बिलीव नहीं करता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊँ क्यों। जब कोई बाहर आता है इमीडिएटली वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उफ क्या बात थी, क्या बात थी। परंतु ये चीज़ें जो है ना, इनका जो फ्यूज़ है बहुत स्लो है। इसका मुझे Immediate पता response नहीं चलेगा 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई कहेगा मुझे, भाई जैसे मुझे अभी बताया, मैं बता बैंगलोर एयरपोर्ट में था, तो एक लेडी आई, वो मुझे ऐसे प्रणाम कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ क्या बात है, कहती है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है। मैं स्टूडेंट थी GNU में और मुझे कुछ शास्त्रीय संगीत या किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, अभी भी कुछ नहीं पता, परंतु कुछ बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत मुझे कुछ इंट्यूटिवली फील किया कि मुझे कुछ करना है। जो मेरे 2 बच्चे हैं ये दोनों को शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। ये असल में ये प्रूफ है। नॉट इमीडिएट रिस्पांस से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे विचार में। ये जो उसने कहा तो मुझे लगा हाँ इसका रियली इफ़ेक्ट हुआ है। ये ऐसे कई लोग हैं, ये जो है जो नारायणन है, ये कस्तूरी जो हैं, ये कैसे आए हैं। मतलब अब आप पूछिए उनसे कैसे आए हैं, आपको पता चलेगा तब। जब वो स्टूडेंट थे वो गा तो नहीं रहे थे, है ना। ये भी अभी तक नहीं गा रहा नारायणन, तो ये तो कम से कम गा भी रही है। पर क्यों, उनको क्या अनुभव हुआ वो आपसे उनसे पूछिए, जी जी। आपको पता तब इसका रियल इफेक्ट है, रियल इफेक्ट। लेकिन सर जब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय संगीत हो या फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज जो है आगे ले जाने की या फिर स्कूल कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने की, तो आज भी हम देख सकते हैं कि अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम ना लेकर फाइन आर्ट्स की तरफ चला जाए या आर्ट्स में कोई अच्छा सब्जेक्ट लेने की कोशिश करे, तो फिर उसकी फैमिली की मेंटालिटी या जो उसके रिश्तेदार होते हैं, अरे आर्ट्स कर रहा है तू, क्या तो गाना बजाना कर रहे हो, क्या क्या सीख रहा है तू, ये करेगा क्या आगे जाके। तो ये मेंटालिटी चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत लेकिन जरूरत। इस पर क्या किया जा सकता है। नहीं देखो क्या है, हम आपको एक चीज़ बताएं, एक और सुंदर बात उस्ताद अमिंदन डागर साहब कहते थे, बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो कोई भी बदलाव लाने के लिए, गहरी चीज़ के लिए क्या होता है, देखो अगर तुम एक धारा पानी का लगाओगे एक पत्थर पे, कुछ नहीं होने वाला। पर उसी पानी को अगर बूंद बूंद करके टपकाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल में एक सुराख पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो करते जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, बस लगे रहो, खटाखट खटाखट खटाखट। जैसे सा भी लगाते, मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो कहा है ना उनने, जो कहते थे, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें रे पे जाने की इजाज़त तब है जब तुम्हें सा का दर्शन हो जाए। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ है। तुम करते जाओ, सडनली तुम देखोगे कि मैंने खुद इतना अनुभव किया है कि करते जाओ, एक समय आएगा जब तुम्हें लग रहा है कि तुम सा नहीं गा रहे, सा निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। वो स्थिति में आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पर ये जो तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो ना, ये बदलाव कैसे आएगा, जी
बदलाव इसलिए मैंने कहा एक दिन में नहीं आने वाला, 2 दिन में नहीं आने वाला, एक जनरेशन लगेगा बदलाव आने में। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लोगों को सत्य का अनुभव ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये सर जो जनरेशन जेड है आज की, जिसे हम जेनजी कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, इसके तरफ उनका झुकाव या उनका जो रुझान है उस ओर ज़्यादा है। तो इन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या फिर इंडियन कल्चर की तरफ लाने के लिए स्पीक मैके किस तरह से प्रयास कर रहा है? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए हम कह रहे हैं अनुभव करो बस। जी। अनुभव कैसे करोगे? लगाओ एक बार, दूसरी बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार। और क्या है, मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ स्कूल्स के लिए करना है। स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल्स में क्या है, कैप्टिव ऑडियंस है। आप उनको कैसे 7वीं क्लास 8वीं क्लास बैठ जाओ, कोई उठ नहीं सकता ना। तो बेशक वो ऐसे हिले हिले, पर उनके अंदर जाएगा ज़रूर। तो पूरा डायरेक्शन, जैसे आपने कहा ना, एक कंपल्सरी करना चाहिए। हाँ, कंपल्सरी करना चाहिए। उनको बोलो बैठो, तुम्हें सुनना पड़ेगा जो कुछ भी हो जाए। और अगर एक ग्रेट पर्सन है वहाँ सामने, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। मैं आपको एक और उदाहरण बनाता हूँ। हम लोग ग्रेट 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 गंगूबाई हंगल जी, उसको मैं ले जा रहा था गाड़ी में टू गिव अ प्रोग्राम इन अ स्कूल इन दिल्ली में, प्रोग्राम देना था। तो मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने कहा गंगूबाई जी बच्चे हैं, थोड़ा बोल भी देना, थोड़ा गा भी देना। हाँ, तो उसने मेरे को ऐसे देखा, किरण मैं या तो बोलूँगी या तो गाऊंगी, बोलो क्या करूं? मैं कहा नहीं 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 नहीं, आप गाइएगा गाइए। तो गाई आई, जैसे कॉन्सर्ट देती है ना वैसे उसने दिया। ओ क्या ग्रेट लेडी थी, क्या बताऊं। पूरा जैसे अपना सवाई गंधर्व में कॉन्सर्ट, वैसा कॉन्सर्ट। बच्चे ऐसे कर रहे हैं, हिल रहे हैं। मैंने तो सोचा भाई ये तो नहीं होगा। बात बनी नहीं। घर आ गए, मैं दुखी था, पर क्या करें। एक हफ्ते बाद, उस वक़्त ईमेल नहीं था, वो नहीं थे ना, मैं तो 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक इंग्लैंड लेटर में मुझे इंग्लैंड लेटर मिला। इंग्लैंड लेटर ने कहा, डियर सर, मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल की, और मैंने ये ग्रेट लेडी को सुना, मुझे पता नहीं क्या गा रही थी, पर मैं बहुत प्रभावित हुई। बस हमने कहा हम सक्सेसफुल हो गए। ये हाँ, तो अगर सच में कोई रियल पावरफुल चीज़ हो ना, क्या आजकल क्या हो रहा है, हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को। देखो आजकल सारे परफॉर्मर्स को भी तो खाना पीना है, तो उन्होंने हमारे शास्त्रीय संगीत को क्या कर दिया, एक परफॉर्मेंस बना दिया। हाँ। अच्छी तरह पहन के आएंगे, हाँ ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, पर वो एक जो एक्सपीरियंस था वो नहीं रहा। वो जी नहीं रहे वो नहीं, मोमेंट। वो चीज़ नहीं रही। जी। तो एक्सपीरियंस जब तक नहीं होएगा, वो अनुभव नहीं होगा, तब तक वो शास्त्रीय संगीत, हम शाहरुख खान को क्यों नहीं सुने, जाकर के हम अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं सुने, है ना, देखें, है ना, उसमें फ़र्क क्या हुआ। तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो असली रसिक हैं बहुत कम हो गए हैं। असली रसिक जो समझ सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्लास, वो हमें बढ़ाने हैं। वो चीज़ हम स्कूल में कर सकते हैं, क्योंकि हम बोले देखो तुम बैठो, इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा और करेगा आहिस्ते आहिस्ते। पर अगर आप चाहो कि भाई कितने बच्चे तुम्हें कितने अच्छे लगे, वो बात नहीं बनेगी। हाँ, वो क्विक रिस्पांस जो रहेगा वो वो नहीं उतना सच्चा नहीं होगा। बहुत स्लोली इसका है, करना है, करते रहो अभी हमें सिर्फ एक्सपोजर देना है। बस, एक्सपोजर करते जाओ बस। पुणे में अभी ये शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। अब नहीं, बहुत दिन से शुरू है यहाँ तो। अच्छा, ये तो पुणे में तो हम कर रहे हैं करीब
35 साल से। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये प्रोग्राम हाँ, शेड्यूल है ना कुछ? वो भी है। वो देखिए क्या है कि हमने अभी पूरा फुल नाइट प्रोग्राम आइसर में भी किया, पूरी संपूर्ण रात्रि प्रोग्राम। और जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत से स्कूल कॉलेजों में जाएं। उससे क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि पूना इंटरनेशनल सेंटर में एक जो हमारे जो डायरेक्टर हैं खोलकर जी, उन्हें बहुत हमें सपोर्ट दिया है। कल हम माँ शेलकर जी से जी भी मिल रहे हैं कि एक सारे स्कूल और कॉलेज के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको वहाँ एक दिन बुलाएं ओके। और वहाँ एड्रेस करें कि इसका एजुकेशन लाभ क्या है और किस तरह इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमने ये तय किया है। कल जैसे मैंने कहा ये मीटिंग है जिसमें हम ये वर्कआउट कर रहे हैं किस दिन हम ये करेंगे और सब लोगों को बुलाएंगे और देखो क्या होता है, उससे आगे बढ़ाएंगे टू डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरव्यू में आना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब स्कूल को अप्रोच होते हैं तो बहुत सारी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है या बड़े स्कूल्स होते हैं। ये ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए हम कोई मतलब छोटे स्कूल या पीएमसी स्कूल का अप्रोच करते हैं? क्यों नहीं, वो मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में है। ओके। वो जो उनका WD response कैसा आप वो होता है? लगाइएगा, WD जो मॉड्यूल जो हमने किया है वो ही हमारा अभी फ्लैगशिप मॉड्यूल है। ओके। हम लोग ले जा रहे हैं देखो क्या पता कहाँ एक पोटेंशियल किशोरी अमोनकर बैठी है, कहाँ एक पोटेंशियल आइंस्टाइन बैठा है, जी। कहाँ एक पोटेंशियल सीवी रामन बैठा है। खाली म्यूजिशियन नहीं, इससे मैंने जैसे बताया हमारे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड वो हमारे क्लासिकल म्यूजिक के साथ जुड़े। मैंने आपको दिखाया है। हाँ, आइंस्टाइन क्लासिकल वायलिन बजाता था। उनने कहा कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं क्लासिकल म्यूजिशियन होता। सीवी रामन ने इतना रिसर्च वर्क किया है सरस्वती वीणा पे। ऐसे हमारे अब्दुल कलाम जी बजाते थे सरस्वती वीणा, ऐसे सत्येंद्र नारायण बोस बजाते थे, ऐसराज, कई इतने सारे। कोई कॉन्सर्ट देने के लिए नहीं, बट टू बिकम बेटर दैट सब्जेक्ट। इसमें 1 घंटा में बात कर सकता हूँ क्या कर सकती है माइंड को। सच बोल रहा हूँ, ये क्रिएटिविटी ऐसा डेवलप कर सकती है शास्त्रीय संगीत, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या कर सकती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ जो उस्ताद अमिंदन डागर साहब कहते देखो सारे विश्व में 7 नोट्स हैं, 7 नोट है ना, और 5 नोट और हैं, तो 12 फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 12 फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग ऑपरेट करते हैं सारे विश्व में, पर हमारे देश में हमने इसको ही 22 डिवाइड किया, 22 श्रुतियों में। क्यों? हमने कहा बताइए। तो कहते थे देखो अगर मैंने कोमल रे गाया और अति कोमल रे गाया तुम पकड़ लोगे किरण? हमने कहा गाइए। तो उन्होंने गाया, तो हमने कहा नहीं मुझे नहीं पता चला। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता चला क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी मोटी है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बोलोगे ओ अमिंदन डागर साहब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं डिफरेंस बिटवीन कोमल रे एंड अति कोमल रे। नो, अगर देखो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिएटिव चाइल्ड एंड अ नॉट सो क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड कुछ देख रहा है जो दूसरा क्रिएटिव चाइल्ड नहीं, नॉन क्रिएटिव चाइल्ड नहीं देख पा रहा है। हम इस नॉन क्रिएटिव चाइल्ड को क्रिएटिव बना सकते हैं इस माइंड को ट्रेन करने में। अगर तुम ये पता कर लोगे कोमल रे और अति कोमल रे में क्या फ़र्क है, तुम देखना तुम कितना अच्छा करोगे फिजिक्स में, कितना अच्छा करोगे मैथ्स में। सर जो स्पीक मैके के कन्वेंशंस होते रहते हैं या फिर स्कॉलरशिप्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे क्या, जिससे जो इनसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें आसानी होगी? हम ना ये जो कन्वेंशंस रखते हैं, बल्कि जो सारे प्रोग्राम हम रखते हैं, एक चीज़ हमने तय की है, बिल्कुल फ्री फॉर द स्टूडेंट, निःशुल्क। क्योंकि हमें बिलीव करते हैं कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें मिली जो अपनी लाइफ में, वो टोटली फ्री मिली है। हम अमिंदन डागर साहब के पास रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया, 1 रुपया नहीं मांगा। तो ये हमने तय कर लिया था पहले से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने कुछ चार्ज नहीं किया। तो हमारा जो कन्वेंशन होगा, पहले तो
बहुत से स्टेट कन्वेंशंस भी हो रहे हैं, बहुत हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। अभी जैसे हम कर रहे हैं केरला में, NIT कैलीकट में 13 फरवरी से 15 फरवरी हम लोग केरला स्टेट कन्वेंशन कर रहे हैं, जिसमें बच्चे आएंगे सारे केरला स्टेट से, और वो बहुत अच्छा 3 दिन का कार्यक्रम हम रख रहे हैं। अच्छा। ऐसे हम तेलंगाना में हमने अभी किया था बासार में, जिसमें हमने एक वहाँ RGUKT में यूनिवर्सिटी में हमने ऐसा ही किया था। और अब हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, वो बड़ा कन्वेंशन है, वो 1 हफ्ते के लिए, वो जैसे मैंने अभी बताया, वो 25 मई से 31 मई तक है। उसमें कैसे कर सकते हैं, उनको खाली जिसकी रुचि है जाने के लिए, वो speakmake.org वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, वो हम लोग लेंगे और देखेंगे, उसमें से हम 1500 लोग को बुलाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते। हाँ। और 1500 बच्चे यहाँ आएंगे 1 हफ्ते के लिए, उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, केवल वो आएंगे बिल्कुल फ्री। एक और हमारा स्कीम है, वो है स्कॉलरशिप स्कीम, गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप स्कीम। उसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चे को लाएं और उनके साथ बच्चे कोई बड़े गुरु के पास 1 महीने के लिए समर वेकेशन में रहे। जैसे यहाँ पुणे में हमने तय किया था, सुरेश तलवलकर जी जो तबला बजाते हैं, उनने एग्री किया था कि आप मुझे भेज सकते हैं बच्चे। उल्लास कशलकर जी ने भी एग्री किया था, ऐसे ही, और शाहिद परवेज़ ने भी एग्री किया था, शाहिद परवेज़ जी। तो हम क्या एक चयन करते हैं ऑल ओवर द कंट्री ऐसे, और हम लोग क्या कहेंगे, आप 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए फ्री, सब कुछ फ्री। हम ऑफकोर्स आर्टिस्ट को तो देते हैं दक्षिणा, पर उनके साथ रहना, खाली एक गाना नहीं सीखना या खाली बजाना नहीं सीखना, पर एक पूरी सोच उसकी, जैसे गुरु शिष्य में होता था। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट पे, जो मैंने बताया speakmake.org, जी। उसमें जा कर के वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के बाद हम लोग करीब 50-60 लोग को सिलेक्ट करते हैं देश भर में, और शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएँ, शास्त्रीय नृत्य, योगा, खाली नृत्य और संगीत के लिए नहीं, जिसमें एक कोई भी ऐसा गुरु मिल जाए, उसके साथ 1 महीने के लिए बिठा दे बस। आप वो ग्रुप पूरा अनुभव उनके देने साथ के लिए। भेज देते तो हो। ये हम लोग जी, भी कर जी। रहे हैं। और सर स्कॉलरशिप? वही स्कॉलरशिप में भी जी, जी। 1 महीने के लिए जी। वो जा सकते हैं वेबसाइट में, जी, भर वो सकते भर के हैं, इंटरव्यूज़ जा होते हैं, सकते हैं। उसके बाद हम 1 महीने के लिए समर वेकेशन में जी। वो जा कर के रह सकते हैं उनके जी, जी, जी। सर स्पीक मैके का जो काम है इतने सालों से चल रहा है, तो अगले 10-15 सालों के बाद आप स्पीक मैके को किस तरह देख रहे हो? मतलब ये तो अभी ग्लोबली तो पहुंच ही गया है, तो इससे और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप इसे कैसे देख रहे हो? हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे तक पहुँचे, पर अब हमारा यूज़ बाय डेट आ रहा है मैं 76 साल का हूँ, तो अब तो हमें वेतन देना है किसी और को। हाँ। और ये हैं जो आपके जैसे कस्तूरी, नारायणन, अब इनको वेतन देना है जी। कि ये लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएं, ताकि हम हर एक बच्चे तक पहुंच पाएँ। ये मेरा ये है कि इतने हज़ारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, और हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं उनको, ऐसे ही। और उनको क्या, या तो छोड़ रहे हैं, या तो उसका जो एक्सपेरिमेंटेशन, उसका क्या चीज़, असल में क्या चीज़ है वो नहीं समझ रहे कि हम कैसे दे सकते हैं वो लोग। हम लोग बात करते हैं आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की, इतनी बात हो रही है IKS, जी। ओ हमने ये डेवलप किया, हमने वो डेवलप किया। अरे भाई, डेवलप भी किया, एटम बॉम्ब डेवलप किया, प्लेन डेवलप किया। अगर डेवलप किया भी हो, पर तो मैं पता नहीं बिलीव कर सकता हूँ कि नहीं, पर कर भी लिया हो, सोचो उसका आज एक स्टूडेंट का क्या लाभ है, बताओ। जो चीज़ें आज लाभ हैं एक स्टूडेंट के लिए,
वो हमें करवानी है। वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें, शास्त्रीय संगीत, योग, ये चीज़ें आज के स्टूडेंट के लिए हमें देना है। ये आपको और आपका सहयोग चाहिए हमें। जी बिल्कुल। हाँ, देखो जैसे अभी सम्राट फडणवीस ने इतना हिम्मत करके हमें आपसे मिलाया है, जी। और अभिजीत पवार जी ने भी ये हिम्मत करके मिलाया है मतलब आपसे। ये चीज़ें और होए तो और फैलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन सर, जो कि मेरा सवाल था कि स्पीक मैके को आप अगले 10 या 15 सालों के बाद किस लेवल पे देख रहे हो? देखो मैंने कभी ना, मेरे विचार में हम बहुत छोटे हैं, एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम अपना काम कर रहे हैं उसमें। जी। जो भी हम कर सकते हैं हम उसमें कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा गेम प्लान है वो मुझे नहीं पता क्या होगा, और मैं सोच पर नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस सोच में ना क्या होता है, मैं अभी के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ, और तब देखी जाएगी क्या होगा। जी। बस। तर स्पीक मॅके या संस्थेच्या माध्यमातून पुढच्या पिढीला फक्त कला शिकवणं हा उद्देश नाही आहे, तर त्या माध्यमातून व्यक्त कसं व्हायचं आणि त्यातून एकाग्रता आणि कॉन्सन्ट्रेशन ह्या गोष्टी कशा मिळवायच्या, हा सरांचा प्रयत्न आहे. तर धैर्यता भी। ध्येय पण. तर आपण सरांना खूप खूप शुभेच्छा देऊया त्यांच्या पुढील कार्यासाठी. आणि सर खूप खूप थँक्यू आमच्यासोबत तुम्ही बहुत बहुत आलात. शुक्रिया। थँक्यू. किरण सरांशी गप्पा मारताना दोन नावं प्रकर्षानं त्यांच्या तोंडातून आलीत. पहिलं नाव होतं कस्तुरी आणि दुसरं होतं नारायणन. तर ही दोघं कोण आहेत आणि यांचं स्पीक मॅकेमध्ये काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सर ने कहा कि जो स्पीक मैके की धरोहर है तो ये आपको वो सौंपने वाले हैं, तो आपका काम किस तरह से है? आप स्पीक मैके के साथ किस तरह से जुड़ी और आपका काम अभी क्या है? ओके, मैं जब स्कूल में थी जी। तब मेरे स्कूल में एक ध्रुपद का प्रोग्राम हुआ था, तो वो प्रोग्राम की वजह से मैं स्पीक मैके, मुझे पता चला स्पीक मैके के बारे में। और स्कूल तुरंत ख़त्म होने के बाद, 10वीं मेरे 10th ग्रेड होने के बाद एक एनुअल कन्वेंशन है ऐसे मुझे बताया गया था। और कोलकाता में वो जो IIM जोका में तब कन्वेंशन था, तो उसके लिए पुणे चैप्टर से कुछ जो ऑलरेडी वर्किंग मेंबर्स थे वो जाने वाले थे, तो उनके साथ मैं भी चली गई। तब वो पहला एक एसोसिएशन था जी। जो मैं स्पीक मैके में आई और कन्वेंशन में देखा, इतने सारे बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की जो आर्ट फॉर्म्स है वो वहाँ पे प्रस्तुत हो रही है, और दुनिया भर से बच्चे आए हैं, दुनिया भर से वॉल्टियर्स आए हैं और एक्टिविटीज़ चल रही है अलग अलग। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के, उसमें मैं पार्टिसिपेट हुई, और वहाँ से एक वॉल्टियर का जो एक जर्नी है जी। वो शुरू हुआ। आप अभी स्पीक मैके में किस पोजीशन पे काम करते हैं, या एज अ वॉलंटियर आपका काम कैसा है? पोजीशन तो कुछ नहीं, हम सब जी। वॉलंटियर्स जी। होते हैं, और जैसे काम आता है वो वैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जी। तो अभी हम कुछ प्रोग्राम्स में आर्टिस्ट का कुछ कोऑर्डिनेशन जैसे का, कि जैसे अभी मैं अभी जो कर रही हूँ, तो वो कुछ वॉलंटियर्स के साथ, मतलब हम मिल के सारे, एक कोई कर नहीं पाते हैं, लेकिन अभी पुणे चैप्टर में अभी एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनका है। फिर मैं और वॉलंटियर्स के साथ हैदराबाद में कुछ एक प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा हेल्प कर रही हूँ। लखनऊ में हो रहा है, वहाँ पे कुछ हेल्प कर रही हूँ। तो कन्वेंशन में थोड़ा आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन का हेल्प कर रही हूँ।
तो ऐसे हर एक अलग अलग अपने वॉलंटियर्स होते हैं, हर एक उनका एक ये होता है कि वो क्या किस तरह का काम अच्छा कर सकते हैं, जी, वो काम हम मतलब वो करवाने की जिम्मेदारी आप पर वो है। काम जी। मतलब हम कंट्रीब्यूट उस तरह से करते जी हैं जी speaking बिल्कुल। के लिए। सर, आप स्पीक मैके के साथ किस तरह से जुड़े और आपका काम अभी क्या है? सो मैं जब NIT सूरतकल में पढ़ाई कर रहा था, जी तो तब हमारे यहाँ स्पिक मैके के एक्टिविटीज़ होते थे। तो तभी हमें एक एक क्लब ज्वाइन करने का मौका मिलता था। जी तो मुझे वैसे क्लासिकल म्यूज़िक सुनने यहाँ पे मैं पुणे से हूँ, सो इसीलिए जब वहाँ गया क्लासिकल म्यूज़िक का क्लब ऐसे स्पिक अच्छा। मैके ऐसे समझा, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ मिलकर सेम जैसे इन्होंने कहा, हम सबके साथ कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते थे, कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते थे। और हमारे यहाँ एक अच्छा था कि हमारा कॉलेज के सामने ही हमारा गेस्ट हाउस भी था। तो जो भी आर्टिस्ट हमारे कॉलेज में आते थे, हम उन्हें पूरा कोस्टल कर्नाटका का सर्किट कराते थे और उसके बाद वो हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकते थे। तो अच्छा। फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन, कॉन्सर्ट के जी। बाद भी वो गेस्ट हाउस में एक रूम रहता था, वो वहाँ पे बैठ के इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता था। बहुत कुछ उनके लाइफ उनके बारे में जानने का मौका मिलता था, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर में था 6 साल। वहाँ पे भी वहाँ पे एक बहुत सीनियर वॉलंटियर थे, सुप्रीति, उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया वहाँ पे। उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि ये ऑर्गेनाइज़ करो, वो करो। तो वैसे उनके गाइडेंस थ्रू हमने वहाँ पे चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करे। बाद में अभी फ़िलहाल अभी 3-4 सालों से पुणे में हूँ। अच्छा। सर, स्पीक मैके जो है इसका आपके सेल्फ डेवलपमेंट में कैसा रोल रहा है? बहुत कुछ स्पिक में के एक्चुअली हमें पूरा कैसे हमारे कॉर्पोरेट करियर में भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं हम, इतने सारे लोग आते हैं, उनका लॉजिस्टिक्स देखना, ट्रैवल, उनका रहना खाना, और इवन आर्टिस्ट आना जाना उनका, वो जब स्टेज अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, A to Z एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जी कैसा जी प्रोग्राम करते हैं। तो फिर एक एक माइन्यूट डिटेल्स, ग्रीन रूम में भी कैसे सेटअप हो, हम बहुत ख्याल रखते हैं। और स्टूडेंट्स की जितना नज़दीक हो सके आर्टिस्ट, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स को जितना हो सके आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने मिले, उनको सेवा करने का मौका दें। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत काम आता है। मैम, यही सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा हुआ। और सर के जो हमने उनसे बात की तो उसमें हमें एक बात बहुत बार उन्होंने यही बताई कि जो कंसंट्रेशन है या आपको आपका मनोबल बढ़ाना है, धैर्य बढ़ाना है, तो इससे आपने क्या सीखा? मतलब स्पीक मैके में आने के बाद आपके कंसंट्रेशन में कुछ बदलाव आया? एक्चुअली ग्रोथ तो जी हुई है, मतलब वो एम नहीं था जो स्पीक मैके में हम कॉज की वजह से आए। और अच्छा एक काम है, अच्छे कलाकार सुनने मिलते हैं, अच्छे अच्छे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, तो इसकी वजह से खींचा हुआ शुरुआत में। लेकिन इन द जर्नी मुझे लगता है कि एक ग्रोथ हुई है, सेल्फ डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि मैं तो मतलब स्कूल डेज से गाना सीख रही थी जी और वो मतलब हॉबी के तौर पे ही सीख रही थी। लेकिन उसके बाद अलग अलग इतने कला प्रकार देखे, कलाकारों से बहुत पास से उनका गाना बजाना सुनने का अवसर मिला। उससे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि इतने कलाकार इतने होते हैं, वो इतना हम बहुत नज़दीक से तो हम उनके रहन सहन कैसा है, उनके हाँ, विचार कैसे हैं, हर कोई नहीं ये देख हर पाता। कोई जी, नहीं जी। देख सकता। जी। तो इसकी वजह से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला और ऐसे लगा कि इसमें और हम डेप्थ में जा सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये एक मुझे लगा कि मुझे मतलब ये एक वजह है कि
जिसकी वजह से मैंने थोड़ा म्यूज़िक और सीरियसली बाद में लेने का सोचा। और इसके अलावा जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखी। जैसे मैनेजमेंट स्कूल में जो सिखाते हैं तो वो तो हमें काम करते करते ही पता चला कि मतलब टाइम का इम्पोर्टेंस और मतलब बिल्कुल एकदम डिटेल में चीज़ें जो मैनेज करना कैसे मैनेज है करना सब। होता है, क्योंकि आर्टिस्ट के साथ हम सारा बर्ताव करें तो बिल्कुल मतलब, और आर्टिस्ट को हम बहुत आर्टिस्ट सपोर्ट दे रहे हैं हम स्पीक मेके के लिए, तो उनको मतलब बहुत प्यार से बहुत रिस्पेक्ट दे के और एक्स्ट्रा थोड़ा उनके लिए मतलब और करके हम स्पीक मेके में उनकी सेवा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सीखने में मिली कि और वो मतलब वो एक उससे एक सेल्फ डेवलपमेंट हुई है। आपसे अभी बात करते हुए आपने बताया कि आप गाना भी गाती हैं बचपन से, तो अभी तो आप प्रो बन गई हैं। तो आप कुछ लाइन सुना सकती हैं गाने की? ठीक है। मोरी गगरना भरन दे त मोरी गगरना भरन दे त मोरी गगरना भरन देत भैया परत तोपे कान कुंवर मोरी गगरना भरन दे त मोरी गगरना मोरी गगरना मोरी गगरना भरन देत। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो स्पीक मैके का काम है आप बहुत अच्छे से आगे ले जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपने जो स्किल्स वहाँ पे डेवलप किए हैं और आप जिस तरह से काम कर रही हो, बेशक जो किरण सर ने कहा कि आप मेरी जो धरोहर है अब मैं उन दोनों के हवाले करूँगा, तो आप बेशक वो काम बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगे। बहुत सारे लोग जी हैं जी हमारे जी, बहुत सारे जी लोग आप वॉलेंटियर्स इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से आगे ले जाओगे और नेक्स्ट 10-20 इयर्स के बाद ये बहुत बहुत ग्लोबली पहुंच चुका होगा, बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।